Hello everybody, welcome back to my channel. So this is Shreya back here with a new content, and that is constitutional design. Okay, so this is the second chapter of the term first examination of class 9th. So let us continue and know about नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला का नेम तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के. तो यहाँ पे इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा सा दिया गया है. वो ये है कि नेल्सन मंडेला जो थे वो एक साउथ अफ्रीकन लीडर रहे हैं जिन्होंने वाइट अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा देशद्रोह के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था. इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई थी और इनके साथ साथ सिर्फ यही नहीं थे बट इनके साथ साथ 7 अदर्स लोग भी थे जिन्हें कि इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई थी 1964 में. और किसने सुनाई गई थी? बिकॉज ही डेयर टू अपोज द अपार्थाइड रिजाइम इन हिज कंट्री. नाउ ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन इन 1990. उन्हें 1990 में रिलीज़ कर दिया गया. अब ये जो यहाँ पे अपार्थाइड लिखा हुआ है, इस अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? सो अपार्थाइड जो था वो एक ऐसा सिस्टम था जिसके थ्रू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी, यानी कि लोगों के रेस के हिसाब से, उनके स्किन कलर के हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता था और उसमें ग्रुप्स बांटे जाते थे. तो यहाँ पे जो अपार्थाइड सिस्टम था वो एक तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था विच वॉज यूनिक टू द साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के लिए वो यूनिक था, यानी कि सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता था जिसका नाम अपार्थाइड सिस्टम था. तो ये जो अपार्थाइड सिस्टम था इसे वाइट यूरोपियंस ने वहाँ पे इम्पोज किया था. कहाँ? साउथ अफ्रीका में. सो जब वाइट यूरोपियंस साउथ अफ्रीका में जब वाइट यूरोपियंस का राज था तो उन्होंने बहुत सारे लॉज लगाए और उन लॉज में एक अपार्थाइड सिस्टम भी था. ये इसके बारे में इस स्लाइड में दिया गया है दैट इट डिवाइड्स द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर्स. द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वर ब्लैक. जो वहाँ के नेटिव पीपल थे वो ब्लैक थे, हम सब जानते हैं. एंड जो ब्लैक्स और कलर्ड और इंडियंस क्लासिफाई किए जाते थे नॉन वाइट्स की कैटेगरी में, और जो यूरोपियंस थे उन्हें वाइट्स की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता था. अब ये जो नॉन वाइट्स थे उन्हें क्या किया जाता था? इन्फीरियर्स की तरह ट्रीट किया जाता था. किसके द्वारा? यूरोपियंस वाइट्स के द्वारा. ठीक है, इनके लिए जो नॉन वाइट्स थे उनके लिए हर एक चीज़ अलग थी और जो वाइट वाले लोग थे उनके लिए हर चीज़ अलग थी. जैसे कोई भी पब्लिक प्लेस हो, स्कूल हो, यहाँ तक कि जो चर्च था वहाँ के चर्च भी जो थे वो भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चर्च बनाए गए थे. जो नॉन वाइट्स थे इनके साथ जो भी अत्याचार हो रहे थे, जैसी भी ख़राब ट्रीटमेंट हो रही थी, उसके लिए नॉन वाइट्स के पास प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी नहीं था. सो हम लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वहाँ पे लोगों इस अपार्थाइड सिस्टम के थ्रू जो नॉन वाइट्स थे उनके साथ कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब उनके साथ इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था तो फिर ये लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते थे? सो यहाँ पे लिखा हुआ है डिड दे प्रोटेस्ट, यानी कि क्या वो प्रोटेस्ट करते थे? तो जी हाँ, ये प्रोटेस्ट करते थे. इन्होंने एसोसिएशंस बनाई, हर जगह मार्च किए, प्रोटेस्ट भी किया और इससे इन सारे प्रोटेस्ट को जो है एक कांग्रेस का मतलब होता है यूनियन. ठीक है, तो एक ANC नाम का जो ग्रुप था, जो यूनियन बनाया गया था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्यों? जैसे अगर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो वहाँ के अलग अलग लोग अलग अलग ग्रुप्स जो हैं बनाते थे स्ट्रगल करने के लिए या फिर प्रोटेस्ट करने के लिए. तो ये सारे जो छोटे छोटे ग्रुप्स बना के प्रोटेस्ट किए जाते थे, ये सारे ग्रुप्स को जो लीड करती थी, जो कांग्रेस लीड करती थी, उसे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कहा जाता था. ठीक है, तो ये क्या था? It was the umbrella organization that led the struggle against the policy of segregation. Segregation क्या है? यही जो हमने अभी पढ़ा अपार्थाइड लॉ के थ्रू जो सेपरेशन होता था, तो सेग्रीगेशन को आप सेपरेशन की तरह देख सकते हैं. ठीक है, बट
ये जितनी भी प्रोटेस्ट होते थे, इससे जो वाइट गवर्नमेंट थी वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो क्या करती थी, जो भी प्रोटेस्टर्स थे, जो भी अगेंस्ट थे उनके लॉस के, तो उन्हें टॉर्चर किया जाता था या फिर मार दिया जाता था। अब क्या हुआ कि अब चाहे कितना भी गवर्नमेंट उनके ऊपर अत्याचार या फिर मार कर ले, बट लोग हारते नहीं थे। प्रोटेस्ट जो थे, जो भी स्ट्रगल थे, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। और जब ये सारे इंक्रीज़ हो गए तब गवर्नमेंट को जाहिर सी बात है झुकना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट थी तब उसे रियलाइज़ हुआ कि अब हम जो है इन ब्लैक्स के अंडर में, नॉन वाइट्स के को अपने रूल के अंडर नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए जो वाइट रिज़ाइन थी, जो वाइट यूनियन थी, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करने का ठाना। तो जब उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया तो उसमें क्या क्या चेंजेस किया कि जो डिस्क्रिमिनेशन वाले जो लॉज थे, जिनमें डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता था, उसे हटा दिया गया। देन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी और जो भी मीडिया के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे, उन्हें हटा दिए गए। फिर जो नेल्सन मंडेला थे, जो कि ब्लैक सोसाइटी से बिलोंग करते थे, इन्हें भी इम्प्रिजनमेंट से रिलीज़ कर दिया गया। ये भी आज़ाद हो गए। कब हुए? आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। वो 28 साल के बाद आज़ाद हो गए, उन्हें आज़ाद कर दिया गया था। अब फाइनली जो था कि जब डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी से हट गया तो फाइनली 26 अप्रैल 1994 के मिडनाइट को जो नेशनल फ्लैग था रिपब्लिक साउथ अफ्रीका का, यानी कि बिना किसी कॉलोनियल रूल के यहाँ पे जो रिपब्लिक साउथ अफ्रीका था, उसका एक नेशनल फ्लैग होस्ट हुआ। कब हुआ? एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994। ओके, तो इसके बाद से ये सब जब हुआ, नई नई डेमोक्रेसी आई उसमें, तो जो नेल्सन मंडेला थे, उन्हें फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया साउथ अफ्रीका का। अब हमने ब्लैक्स का तो देख लिया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद से उनका जो फ्लैग था, रिपब्लिक साउथ अफ्रीका का फ्लैग था, वो होस्ट हो गया। बट इसमें वाइट्स कहाँ गए, यानी कि वाइट्स के साथ क्या हुआ? तो जो ब्लैक्स थे उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा यूनियन बनाई। फिर सोच विचार के बाद से उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वाइट्स को माफ़ कर देंगे, फॉरगिव कर देंगे। भले वाइट्स ने उनके साथ बहुत सी चीज़ें की, बहुत से अत्याचार किए उनके ऊपर, बट उसके बावजूद भी जो ब्लैक्स थे उन्होंने उन्हें माफ़ करने का ठान लिया, यानी कि दे डिसाइडेड टू फॉरगिव द whites. Now they said that let us build a new South Africa based on equality among all, on the democratic values, social justice and human rights. उनके हिसाब से उन्हें एक ऐसा साउथ अफ्रीका बनाना था, उन्हें एक ऐसी कंट्री बनानी थी जहाँ पे ये जितने भी लोग हैं उन्हें हर तरीके से इक्वालिटी, समानता दी जाए, चाहे वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हो, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे ह्यूमन की राइट्स हो। तो ये जो दोनों पार्टीज़ थी, दोनों पार्टीज़ यानी क्या, जो वाइट्स थी और जो ब्लैक्स की पार्टी थी, इन दोनों पार्टी ने एक साथ बैठकर एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का निर्णय लिया। तो फाइनली 2 साल बीत गए डिस्कशन और डिबेट करते करते, और उसके बाद से जो साउथ अफ्रीका थी वो दे केम आउट विथ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जब दोनों पार्टी एक साथ बैठी और अच्छे से डिस्कशन डिबेट करने के बाद से जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रीएम्बल निकला, वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो साउथ अफ्रीका की सोसाइटी थी, इन्होंने इतना स्ट्रगल किया, उसके बाद से एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसका नीड क्या था, मतलब क्या ज़रूरत है इस कॉन्स्टिट्यूशन की? तो कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। सो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ ग्रुप ऑफ रिटन रूल्स। ये क्या है? एक रूल्स है जो कि रिटन है एक साथ एक ग्रुप में, और जिसे कि हर एक पर्सन, हर एक सिटीज़न फॉलो करता है। लॉ भी उसी के तहत चलता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। सो इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क एंड हाउ इट हैड बीन फॉर्म।
जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हर एक चीज़ें रिटन होंगी, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से उसे काम करना है और ये किस तरीके से बनी है। नेक्स्ट इसका नीड है कि इट ऑलवेज चेक द पावर्स ऑफ 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के वर्क्स को, इन तीनों के पावर्स को चेक करती है, हैंडल करती है। नाउ थर्ड वन इज इट गाइड्स द गवर्नमेंट टू गिव रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। ये गवर्नमेंट को गाइड करती है कि वो लोगों के हर एक फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट करे, उन्हें हर एक फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे। नाउ इट क्रिएट्स अ गुड सोसाइटी विथ गुड सिटीजन। जाहिर सी बात है अगर सोसाइटी में लॉ, पीस, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें मेंटेन रहेंगी तो ये क्या करेगी, एक अच्छी सोसाइटी बनाएगी, एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट करेगी। सो इन दिस वीडियो दैट इज़ ऑल दैट वी हैड टू टॉक। इतना हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी बिग थिंग एंड दैट इज़, जब हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे उसके बाद से हम लोग MCQs भी इसके सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के टर्म 1 के एग्ज़ामिनेशन के लिए। सो till then, take care, bye bye.